हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सूर्यवीर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, एक डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डायबिटीज। जिसे हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। ठीक है। देखो, डायबिटीज जो बीमारी होती है, ये इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस। और दूसरा होता है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के आगे जाकर के इसके दो प्रकार होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टाइप 1 और टाइप 2। ठीक। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। हाँ, तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, तो इसमें ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है ना, ये इसमें दो लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लक्षण होते हैं कि बार बार जो है यूरिन पास करना, जिसे हम कहते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, ये इसका एक लक्षण होता है। और जब बार बार यूरिन पास होगा तो पॉलीडिप्सिया की बीमारी होगी, जिसे कहते हैं बार बार प्यास लगना। पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया। ठीक है। और डायबिटीज मेलाइटस, देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाने में हम सबसे पहले जो है भोजन का कोई भी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि को ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले जो क्विक एनर्जी जो सबसे पहले हमें प्राप्त होती है, वो होती है कार्बोहाइड्रेट से या फिर ग्लूकोज से। ठीक है। जैसे हम रोटी खाते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी उसी से प्राप्त होती है। उसके बाद में प्रोटीन और वसा से ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। अगर सबसे पहले ऊर्जा की बात करें तो ये ऊर्जा का क्रम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो सबसे पहले ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे प्राप्त होती है, तो वो प्राप्त होती है तेल, घी, लिपिड आदि से। ठीक है। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना खाने पर हम क्या ग्लूकोज इनटेक करते हैं या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। जैसे ही खाना खाया तो वो उसका जो ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन होगा, और पाचन के बाद में अवशोषण होगा, और अवशोषण होकर के वो जो ग्लूकोज है वो चला जाएगा हमारे ब्लड में। जैसे ही वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में पहुंचा, तो ब्लड में पहुंचने पर जितनी हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है ग्लूकोज की, उतना ग्लूकोज क्या करता है। देखो, जैसे ये फूड है, ये अंदर आया बॉडी में। ठीक है। पाचन अवशोषण हुआ, ग्लूकोज में टूटा, और टूट करके हमको क्या प्राप्त हुई, ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी प्राप्त हुई हमको। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ग्लूकोज तो बहुत सारा आ गया शरीर में, इतने ग्लूकोज की जरूरत है नहीं। तो बॉडी में क्या सिस्टम होता है हमारे शरीर में कि एक्स्ट्रा मात्रा में जो भी ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को, जितना ग्लूकोज, ये ग्लूकोज आ गया शरीर में, ब्लड में ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज या शुगर, इसी को हम शुगर भी बोलते हैं। हम प्रतिदिन बहुत सारी शुगर इनटेक करते हैं, अपने शरीर में खाते हैं। ठीक है। अब जैसे ही इसकी मात्रा शरीर में ज़्यादा आ जाती है, ग्लूकोज खूब सारा खा लिया, इसकी इतनी की ग्लूकोज की ज़रूरत है नहीं, तो क्या होगा बॉडी में कि जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, तो बताइए कहाँ चला जाएगा। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ये बाद में जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इसका यूज में लिया जाएगा। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो एकत्रित हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में बदल करके
ग्लाइकोजन के रूप में चेंज होगा। और चेंज होगा कहाँ पर? लीवर में या मसल्स में, मांसपेशियां जैसे कहते हैं, या फिर ब्रेन में। ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है, इसको ग्लाइकोजन में जब हम परिवर्तित हमारी बॉडी में होती है, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होती है तो वो एक हार्मोन के द्वारा होती है, और उस हार्मोन को कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। और जब भी जैसे अब जैसे खूब सारा ग्लूकोज हमने खा लिया, खूब बहुत सारी शुगर खाने के साथ में हमने खाई, कोई रसगुल्ला, बर्फी, रोटी, सब कुछ खाया, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में क्या है, हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई। अब क्या करें उसका? अब जितनी हमारे शरीर में ऊर्जा थी, जितनी हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता थी, उतनी ऊर्जा तो ग्लूकोज से हमें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जो अतिरिक्त मात्रा में जो शुगर हमने लिया है, उस शुगर का क्या करेंगे? क्या तो जो एक्स्ट्रा मात्रा में जितना भी ग्लूकोज या शुगर आया है, वो हमारे लीवर में, ब्रेन में या फिर मांसपेशियों में चला जाएगा, और उसको मांसपेशियों में जाएगा, और किस रूप में जाएगा? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में जाएगा। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होकर के चला जाएगा। और इस कार्य को कौन करता है? इस कार्य को करता है इंसुलिन हार्मोन। अब क्या हुआ? खाना खाया, ठीक है, ऊर्जा मिल गई, और अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर करके कहाँ पहुंचा दिया? लीवर में। तो लीवर में, मांसपेशियों में या ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में वो चला गया ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज। अब क्या हुआ कि फास्टिंग की आपने, जैसे ही फास्टिंग की या उपवास रखा, ठीक है, तो फास्टिंग के दौरान क्या हुआ कि आपने ग्लूकोज तो लिया नहीं। अब ग्लूकोज लिया नहीं यानी शुगर नहीं आया बाहर से। ठीक है, शुगर नहीं आया बाहर से, ग्लूकोज नहीं है बॉडी में। अब शरीर को ऊर्जा बनानी है, तो अब बाहर से तो खाना खा नहीं रहे, तो ऊर्जा कहाँ से बनेगी? तो वो ग्लूकोज जिसको ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके हमने लीवर में रखा था, वो ग्लाइकोजन जो है अब वापस से टूटेगी ग्लूकोज में, क्योंकि ऊर्जा बनानी है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ग्लाइकोजन वापस से किस में चेंज हो जाएगी? ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। और इसको एक हार्मोन के द्वारा संपादित किया जाता है, इस क्रिया को। उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन। कौन सा डियर फ्रेंड्स? ग्लूकागोन। यानी कि जब हमको ग्लूकोज की आवश्यकता थी और ग्लूकोज बाहर से नहीं आ रही है, यानी खाना नहीं खा रहे हैं, तो लीवर में जिसको एक्स्ट्रा मात्रा में जिस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित किया था, जो फिर कहाँ थी? लीवर में या मसल्स में, लीवर में या मसल्स में या ब्रेन में, तो उसको तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको ये होती है ग्लूकागोन हार्मोन। अब क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो स्टोमक होता है, वो स्टोमक के पीछे और जो छोटी आंत का हिस्सा होता है, ये देखो, इसका ये जो मुड़ा हुआ भाग होता है छोटी आंत का, ये तो हो गया हमारा स्टोमक या पेट। ठीक है, आमाशय, आमाशय। और आमाशय के बाद में यहाँ पर लगा हुआ रहता है एक वाल्व, और उसके बाद में ये छोटी आंत का ड्यूडेनम नामक भाग है। ड्यूडेनम या ग्रहणी, छोटी आंत की शुरुआत हुई है यहाँ से, ग्रहणी से। अब इस ग्रहणी नामक भाग से जुड़ा हुआ, और इस जो पेट है, आमाशय है, इस आमाशय के पीछे इस तरह की एक आकृति रहती है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय। इस अग्नाशय में छोटे छोटे आइलेट्स होते हैं। आइलेट्स मतलब द्वीप समूह की कोशिकाएं होती हैं। अब अग्नाशय में कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती हैं, अग्नाशय में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती हैं
अल्फा सेल्स, दूसरी होती हैं बीटा सेल्स, और तीसरी होती हैं, ये ज़रूरी नहीं कि अल्फा बीटा उसके बाद में गामा आएगा, तो इसमें हमेशा डेल्टा आता है, डेल्टा सेल यानी डेल्टा कोशिकाएं। ये कहाँ होती हैं? अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप के समूह की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं। तो अल्फा कोशिकाएं होती हैं उसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है उसका नाम है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन हार्मोन को स्रावित किया जाता है, और जो डेल्टा सेल जो होती हैं इसके द्वारा सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन का निष्कासन किया जाता है। अब ये क्या करते हैं कि देखो, ये जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कौन चेंज करता है? तो ग्लूकागोन। और ग्लूकोज को जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। उसका काम कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। तो ये दोनों का कार्य हो गया। उसके अलावा ऐसा होता क्यों है? अब डायबिटीज की तो अभी तक बात ही नहीं आई, तो डायबिटीज डायबिटीज की बात करेंगे अब हम। अब तक हमने समझा कि जो है कौन कौन से हार्मोन होते हैं और लैंगरहैंस के द्वीप समूह की कौन कौन सी कोशिकाओं के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं और उनके कार्यों के बारे में पढ़ा। अब हम अगर डायबिटीज की बात करें तो इसमें होता क्या है कि किसी भी कारणवश ये जो लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं होती हैं, अग्नाशय ग्रंथि होती है, ठीक है, इस अग्नाशय ग्रंथि की लैंगरहैंस द्वीप की जो कोशिकाएं होती हैं जिनमें आपने पढ़ा अल्फा बीटा सेल, ये बीटा सेल क्या करती हैं? क्या निकालती हैं? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन। अब क्या हुआ कि ये बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अब कोई ऐसा कारण हुआ, या तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ। भाई ऑटो इम्यून इम्यून डिसऑर्डर में क्या हुआ कि खुद के शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो खुद के शरीर, हमारी खुद की बॉडी के कोई ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे या फिर हानि पहुंचाना स्टार्ट कर दे। तो इस कारण ये जो बीटा सेल्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। किससे? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। पहला कार्य तो ये हो सकता है, पहला कारण तो भाई अगर इंसुलिन काम नहीं करेगा, और इंसुलिन करता क्या है? ग्लूकोज को, ये जान लो, ग्लाइकोजन में बदलता है। कौन? इंसुलिन। ठीक है। अब क्या हुआ कि या तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण, या फिर क्या हुआ, जीन में कोई म्यूटेशन आ गया। म्यूटेशन क्या हो गया? म्यूटेशन का मतलब है कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब सेल होता है, सेल में डीएनए होता है, डीएनए आरएनए में बदलता है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये आरएनए या एमआरएनए आगे चल करके प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन एक लक्षण को निर्धारित करता है, और वो लक्षण कोई भी हो सकता है। जैसे अगर वो प्रोटीन बीटा सेल्स को मेंटेन करने वाला है, और अगर वो प्रोटीन गलत बन गया। अब प्रोटीन गलत क्यों बनेगा? क्योंकि सेल में डीएनए में कोई परिवर्तन हो गया। ये सेल है और ये जैसे डीएनए है बॉडी का। अब डीएनए किससे बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, मतलब न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट समूह। इसको हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे ज़्यादातर तो, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि नाइट्रोजन क्षारक बदल गए, यानी न्यूक्लियोटाइड बदल गया। किसका? डीएनए का। तो डीएनए में परिवर्तन हो गया तो एमआरएनए, और एमआरएनए के बाद में जो प्रोटीन बनेगी उस प्रोटीन में भी परिवर्तन होगा। तो जब प्रोटीन में परिवर्तन हो गया तो बीटा सेल्स जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज कर रही थी उसका कारण, उसका जो कार्य था वो भी बदल गया, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर रहा था। लेकिन अब ऐसा चेंज हुआ कि म्यूटेशन हो गया,
उत्परिवर्तन हो गया। उत्परिवर्तन क्या होता है? जीन की जीनीय संरचना जो है डीएनए की, भाई जीन क्या है? डीएनए का ही तो पार्ट होता है जीन। डीएनए का वह भाग या वह पार्ट, द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कैन मेक प्रोटीन। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन संश्लेषण करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अब क्या हुआ, अगर डीएनए में चेंज हो गया और ऐसा प्रोटीन बना जिससे बीटा सेल अफेक्टेड हो गई, तो जिसके कारण इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, और जब इंसुलिन का निष्कासन नहीं होगा तो डियर फ्रेंड्स ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। उस स्थिति में ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हमें शुगर की बीमारी जिसे हम बोलते हैं, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना, तो ये हो जाएगी। तो पहला कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हुआ, या तो इस कारण ये बीटा सेल काम नहीं करेंगी, बीटा कोशिकाएं। दूसरा क्या हुआ? म्यूटेशन के कारण, कोई म्यूटेशन हो, म्यूटेशन हुआ, ठीक है। और क्या कारण हो सकता है? जेनेटिकली भी बहुत सारे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो अग्नाशय है, अग्नाशय की लेंगर द्वीप की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव कर रही, तो हो सकता है कि अग्नाशय नहीं हो, अग्नाशय नहीं हो, या बीटा सेल एब्सेंट हो, बीटा सेल्स एब्सेंट हो जाएं, बिल्कुल ही अनुपस्थित हो जाएं। और बीटा सेल जब अनुपस्थित हो जाएंगी तो इंसुलिन कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं, क्योंकि बीटा सेल क्या कर रही हैं? अरे यही तो निकाल रही हैं इंसुलिन को, तो बीटा सेल अनुपस्थित, अनुपस्थित। ठीक है, ये इन इन कारणों की वजह से जो है इंसुलिन अफेक्ट हो सकता है, या फिर इंसुलिन का निष्कासन नहीं होगा। क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में हमारे शरीर में ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कार्य करने सबसे पहले क्या होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उस ऊर्जा की प्राप्ति करने के लिए हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। खाने में हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या शुगर को इनटेक करते हैं अंदर, ठीक है। वो ग्लूकोज के रूप में टूटेगा, और जब टूटेगा तो उसका पाचन अवशोषण होगा, ठीक है। हाइड्रेटिक ब्रेकडाउन होगा उसका हमारी बॉडी में जा करके, और जब पाचन और अवशोषण होगा तब जो ग्लूकोज है वो कहाँ पर पहुंचेगा? हमारे खून में पहुंचेगा। अब खून में हमें तो जितनी इतनी इतना ही काम करते हैं हम, तो हमें तो ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है नहीं, सारे दिन घर पे रहते हैं। तो जो अतिरिक्त मात्रा में ग्लूकोज है उसका क्या करें? तो उसके लिए बॉडी में ऑटोमेटिक एक व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है कि जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय के लेंगर की बीटा कोशिकाएं जो होती हैं, वो अतिरिक्त मात्रा में जो ग्लूकोज आया है इसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करेंगी, और ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके कहाँ पहुंचा देंगे? लीवर में। कि जब भी ये आदमी खाना नहीं खाएगा या फिर रोटी नहीं खाएगा या फास्टिंग करेगा, उस स्थिति में ये ग्लाइकोजन के रूप में हम इसको चेंज करके रख रहे हैं। जब भी ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, और ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कौन बदलता है? ग्लूकागोन हार्मोन बदलता है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा। अब ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस हैज टू टाइप्स। पहला क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस, टू टाइप्स। टाइप 1 और टाइप 2। इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि या तो बीटा सेल्स नहीं होंगी, बिल्कुल ही बीटा सेल्स एब्सेंट हो जाएंगी, जो अभी बताया था। तो इंसुलिन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनेगा शरीर में, क्योंकि बीटा सेल नहीं होंगी, या फिर जो अग्नाशय है वो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बीटा सेल अनुपस्थित होंगी। बीटा सेल जब अनुपस्थित होंगी तो इंसुलिन नहीं होगा। तो इस स्थिति में इंसान को जीवित रहने के लिए रोजाना इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। क्या? रोजाना, डेली। इसका इलाज यही है, डेली इंसुलिन के इंजेक्शन।
लगवाने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो बीटा सेल्स जो होती हैं, जो इंसुलिन स्रावित करेंगी, वो बीटा सेल्स क्या हो जाती हैं, इंसुलिन कम पड़ जाता है इसमें। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल स्रावित नहीं होगा, होता है इंसुलिन, लेकिन कम मात्रा में होता है, बहुत ही। तो कम मात्रा में हुआ तो कार्य को तो प्रभावित करेगा ही, पूरे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में थोड़ा ना चेंज करेगा, नहीं करेगा तो फिर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जो कि हानिकारक है शरीर के लिए। तो इंसुलिन कम पड़ जाएगा, या फिर हम बोलें कि बीटा सेल में रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा, ये होता है इसमें, है ना। अब अगर डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें, डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें ये जो वैसोप्रेशन हार्मोन, जब ग्रंथियों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, और उसमें जब वैसोप्रेशन हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में चर्चा करते हैं, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से रिलीज होता है, वो क्या करता है कि जो नेफ्रॉन होता है, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, उस नेफ्रॉन का एक भाग होता है डीसीटी। डीसीटी या फिर बोलें तो दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसमें जो जल होता है उसका पुनः अवशोषण होता है। तो जब वैसोप्रेशन हार्मोन की कमी हो जाएगी या एडीएच हार्मोन की कमी हो जाएगी, तो जो पुनः अवशोषण है ब्लड में, किससे, दूरस्थ कुंडलित नलिका से। ये देखो, ये जो है, ये हो गया हेल्दे लूप, ये हो गया दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये आगे जा करके ये है। तो इसको हम बोलते हैं पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका, और ये है दूरस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी, है ना। अब ये डीसीटी वाला जो भाग है, इसमें जो निस्यंद यहाँ से छन करके ग्लोमेरुलस से आया, तो डीसीटी वाले भाग में वैसोप्रेशन की मदद से जल का पुनः अवशोषण होता है। अब अगर वैसोप्रेशन हार्मोन की कमी है, तो इधर क्या है, ब्लड है। अब ब्लड में अगर पुनः अवशोषण नहीं होगा, तो बताओ मूत्र कैसा होगा, तनु होगा, मतलब पानी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पानी का अवशोषण तो ब्लड में हुआ ही नहीं। जब अवशोषण नहीं होगा तो तनु मूत्र का निर्माण होगा, और पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर से बाहर निष्कासित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बार बार यूरिन पास करने या मूत्र त्याग करने जाना पड़ता है, यूरिन पास करने जाना पड़ता है बार बार। और जब ज़्यादा मात्रा में पानी शरीर से बाहर निकलेगा, तो बॉडी में पानी की डिमांड बढ़ेगी, तब बार बार पानी पिएगा पेशेंट, और उस स्थिति को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। ओके, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम इतना ही। आप सबके लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ में अगली और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए। ठीक है, धन्यवाद।